हाँ जी बेटा, ध्यान दें प्लीज। लास्ट क्लास के अंदर आपको चालू करवाया था कोरिलेशन रिग्रेशन। अगर बात करें कोरिलेशन रिग्रेशन की, तो बेसिकली इसके अंदर आपको बताया था कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालने का प्रोसेस जो है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि हमारे कोर्स में हम कौन सा डेटा डिस्कस करते हैं? बाइवेरिएट। बाइवेरिएट मतलब कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। याद है सभी को ये? कोरिलेशन दो तरीके के बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोरिलेशन दो तरीके के बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी बताया था ना कि कोरिलेशन जीरो भी होता है। क्या बताया था? कोरिलेशन। और आपने नोट्स प्रॉपर आपको लिखवाए थे जिसमें बताया था कि अगर कोरिलेशन जीरो होगा तो एक्स एंड वाई क्या होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपका, लेकिन अगर कोरिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो एक्स और वाई आपस में क्या होंगे? डिपेंड। या तो एक्स वाई पे डिपेंड करता होगा या वाई। याद है सभी को? अच्छी बात। इसके बाद आपके मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर का मतलब बता दिया था मेथड्स। मेथड्स कितने थे? स्कैटर डायग्राम, प्रोडक्ट मूवमेंट, स्पीयरमैन, कॉनकरेंट। चार मेथड करवा दिए थे, सॉरी तीन मेथड करवा दिए थे। आज की क्लास में हमें कौन सा डिस्कस करना है? ये वाला, कैलकुलस और कोरिलेशन वाइंड अप। ठीक है। स्कैटर डायग्राम, जो लास्ट क्लास के जो डायग्राम थे थोड़े से मैंने उसे चेंज कर दिया। यहाँ पे आप एक बार फिर दोबारा देख लीजिए स्कैटर डायग्राम्स को। यहाँ देख रहे हो कैसा, कैसे पॉइंट्स हैं? पता है ना पॉइंट्स का मतलब? एक्स और वाई की वैल्यूज है ना ये, एक्स और वाई की वैल्यू ये पता है ना? पॉइंट डॉट कैसे लग रहा है? सबको पता है ना डॉट कैसे लग रहा है? अगर ये डॉट बहुत क्लोज्ड है, क्लोज्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रुप। क्या वर्ड यूज करते हैं? और स्ट्रेट लाइन में और अपवर्ड है, आर की वैल्यू क्या देखो। अगर थोड़े फैले हुए, थोड़े फैले हुए तब भी क्या बोलेंगे? ये वाला कैसा था? परफेक्ट। एक बार ग्रुप पे लिख देना बेटा, ये आईडी भेज दी है। एक मिनट रुको। चलो हो गया, भेज दी उसने। हाँ जी, ये हो गया बेटा जी आपका परफेक्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये देख लो, ये स्कैटर्ड है। क्या है ये? और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप। पास पास को ग्रुप्ड, फैले हुए को स्कैटर्ड। जितना फैला हुआ होगा उतना कैसा होगा? वीक कोरिलेशन। ये परफेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ये वीक कोरिलेशन है। इस बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मत देना।
ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे डायग्राम के बेसिस पे ये जज करना कि यहाँ पे कोरिलेशन 0.8 का होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज इस काम आ सकती है कि कल को अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन किसको कहते हैं, तो याद रखना, अगर आर की वैल्यू 0.8 या उससे ज्यादा है तो आप हमेशा उस कोरिलेशन को क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग। समझ गए? ये वीक कोरिलेशन है और यहां पे तो कोई पैटर्न नहीं है। क्या आंसर है? इनफैक्ट ये देखो, डाउनवर्ड है, स्कैटर्ड है तो वीक, डाउनवर्ड है, क्लोज्ड है तो स्ट्रॉन्ग, डाउनवर्ड है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है तो पक्का। स्कैटर डायग्राम के लिए लिखा हुआ है, दिस इज सिंपल डायग्रामेटिक मेथड टू स्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ वेरिएबल। स्टैब्लिश वर्ड इसलिए लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, स्कैटर डायग्राम के को देख के ही तो पता चल रहा है कि हाँ शायद एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन है है ना? स्कैटर डायग्राम को देख के ही तो पता चल रहा है। अगर ऐसा स्कैटर डायग्राम आया तो क्या कोई मेथड लगाओगे? जब पहले ही पता है कि कोई रिलेशन, तो मेथड लगाने की जरूरत है? मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। पक्का? अच्छा, अगला क्या लिखा है? अनलाइक प्रोडक्ट, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को। अगला, स्कैटर डायग्राम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। काफी सारे टाइप के कोरिलेशन मेजर करते हैं। काफी सारे टाइप से क्या मतलब है बताता हूं। ऑल्दो इट फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? 0.8 पे ध्यान मत दो, इस 0.5 पे ध्यान मत दो। एक्चुअली में मैंने ये बोला था कि आप इस डायग्राम के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि आर की वैल्यू क्या है। ये अगर आर इक्वल टू 0.8 लिखा है, ये मैंने नेट से पिक्चर क्रॉप करके यहां पेश करी है, तो अगर आर इक्वल टू 0.8 लिखा है तो इस डायग्राम के बेसिस पे नहीं, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो आर की वैल्यू 0.8 या उससे, क्या मैं मान के चलू? समझ में आ गई बात? अच्छा, लिमिट्स क्या है कोरिलेशन की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप सबको याद है। फिलहाल यहां पे अगर हम बात करें स्कैटर डायग्राम में, तो एक बात, एक चीज देख रहे हो यहां पे पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं? आप लोग अगर नोट्स बनाए हैं घर पे तो ये भी लाइन लिख लीजिएगा, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ये जो मैं नोट्स बना के लाया हूं, सुन लो भाई, बिल्कुल एग्जॉस्टिवली सब कुछ इसमें लिखवा रखा है मैंने। और जो कुछ थोड़ा बहुत भी होगा वो मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा। समझ गए बात को? ये नोट्स जो मैं आपको शेयर करे थे लास्ट क्लास में भी और आज भी, एग्जॉस्टिवली है। ठीक है? अगर क्लास सुनी हुई है, ये नोट्स को दोबारा पढ़ लो, एक बार घर पे जाके दोबारा कर लिया करो। समझ गए? गारंटी है पेपर के अंदर कोई नया क्वेश्चन नहीं है। बाकी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए हमेशा। मिनिमम गाय बन के नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं है पेपर के अंदर। पेपर मुश्किल ना भी आए, आई डोंट नो तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम कितनी जल्दी पैनिक कर जाओगे। आ रही है बात समझ में? अभी मैंने एक जगह एनयूटी का टेस्ट लिया, एनयूटी का एक टेस्ट लिया, आपका भी रखना है। 90% प्लस वाले बच्चे हैं, मतलब सारे के मेजोरिटी बच्चा, 99 95 सब। सर बड़ा मुश्किल था सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर, आंसर मिसमैच। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने, जबकि मेरे करा हुआ है, मतलब थोड़ा सा मैंने चेंजेस करे थे, एक दो क्वेश्चन ऐड ऑन करे थे, तो मैंने आंसर की एकदम से नहीं दी थी। मैंने कहा एक बार, क्योंकि बीच बीच में मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो आंसर की दोबारा से मुझे ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। मैंने रात को बैठ के क्वेश्चन करे, वही कैलकुलेटर पे, जैसे तुम्हें पता ही है कैलकुलेटर पे सारे क्वेश्चन एज इट इज मैच कर रहे हैं, डॉट के बाद 2 डिजिट तक। अब उसके बाद अगले दिन मैं क्लास में पहुंच गया। मैंने कहा हाँ भाई
क्या दिक्कत आ रही थी बेटा? अरे हाँ हाँ सर। फिर थोड़े शांत। नहीं नहीं सर, हो तो गए थे, कुछ 3-4 में दिक्कत थी। कोई बात नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चंस मैच करवा दिए मैंने क्लास के अंदर। अच्छा, फिर मैंने पूछा क्या कुछ ऐसा नया इन क्वेश्चनों में हो जो मैंने ना करवाया हो? नहीं सर, करवाया तो सारे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बात एग्जाम्पल क्यों दिया है? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है, मैंने मेरे कराने के बावजूद भी पैनिकनेस किसी किसी में आएगी पेपर के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो मैंने इतनी गारंटी ले सकता हूं कि ये जो नोट्स बना के दे रहा हूं, इतना भी कर जाओगे पेपर में पास, क्या उससे ज्यादा ही लिया होगे। लेकिन मैंने बोल रहा ना, डोंट बी अ मिनिमम गाय, कि बस 40 ही लाने, वो मत बनना। 40 वाले का क्या पता तुम किसी क्वेश्चन में पैनिक कर गए, उसका इफेक्ट बाकी क्वेश्चनों में आ गया, गलतियां करने लगे, है ना? हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। कोई ऐसी हाइपोथेटिकली बात तो नहीं बोल रहा मैं। वही टेस्ट मैंने एक और जगह लिया टेस्ट, और इस बार मैंने अपने सामने लिया। क्लास में टॉपिक जल्दी खत्म हो गया था, 1 घंटे की क्लास बची थी, मैंने कहा टेस्ट दे दो मैडम। टेस्ट दे दिया सबको, करने लगे। पहले पेज देखते ही एक दूसरे की तरफ शक्ल बना रहे, हंस रहे। एक कह रहा है हो ही नहीं रही। मैंने कहा कुछ बात नहीं, थोड़ी पेशेंस रख और आगे देख। पहले पेज पे 3-4 क्वेश्चन मैंने अच्छे डाल दिए थे, और उसके बाद के 20 क्वेश्चन मैंने नॉर्मल ठीक जो क्वेश्चन है, मतलब मुझे बस ये चेक करना है तुम्हें एन्युटी आता है कि नहीं आता। हाँ सर, आप बोल रहे हैं भैया देखो, तुम तो वही बचपना दिखाओगे, तुम मेरी एज जितना तो मैच्योरिटी नहीं दिखा सकते, बट मुझे तुम्हें प्रिपेयर करना है ना, कि तुम उस बचपने में बहुत ज्यादा बड़ी गलती ना कर दो। मतलब पहले 4-5 क्वेश्चन पढ़ती उनका बीपी शुगर सब डाउन हो गया था। मतलब मन कर रहा था उन्हें कि सर घर पे कर लूं। ऐसे ही पेपर में होता है। तो दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने कहा गारंटी, गारंटी मतलब इतने लाउड वॉइस में बोल रहा हूं ना, ऐसे ही कोई कॉन्फिडेंस है कि जो आपको करवा रहे हैं पेपर में उससे बाहर का नहीं है। लेकिन बस ये है कि इसके इतने क्वेश्चन करवाने के बाद भी क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बेटा एक बात बताओ, क्या हुआ स्कैटर डायग्राम में, बताओ जरा, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। हाँ बेटा। देख बच्चे, ये ऑफ कोर्स मॉड्यूल के क्वेश्चन करो तो काफी है, लेकिन अच्छे से करो, जैसे एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करने चाहिए। AQB सेट सी वाले क्वेश्चन नहीं करने बहुत सारे चैप्टर्स के। एक प्रोबेबिलिटी जो है उसका सेट सी मैंने करवाया है यहाँ पे, और कर भी लेना। हालांकि वो वाले क्वेश्चन भी पेपर के रिलेशन में नहीं है, लेकिन बेटा बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डाल दिए जाते हैं जो थोड़े लेंदी दिखते हैं, ठीक है ना? तो बाकी सेट सी फेवरेबल नहीं है, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन बैंक ट्राई करो, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो? अगेन जैसे मेरी वो लाइन थी, डोंट बी अ मिनिमम गाय, बिल्कुल बस 10 क्वेश्चन करके मत सोचो कि तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तुम 10 क्वेश्चन करके तुम्हें आ गया, लेकिन वो एक लेवल और क्लैरिटी अचीव शायद ना हो, किसी किसी में हो सकती है, लेकिन सबकी गारंटी में नहीं ले सकती, ठीक है? अब इधर देखो, कुछ कुछ बच्चे 2 क्वेश्चनों में ही वो लेवल ले आते हैं। लिटरली बता रहा हूं, हमें हैरानी होती है, 2 ही क्वेश्चन तो करवाए हैं, उसके बाद के हाँ इसमें तो ये कर देंगे, इसमें तो ये कर देंगे। भाई साहब, हम ही सोच रहे हैं कि देख कितना अच्छा सोच रख रहा है, कोई 50 क्वेश्चन करने के बाद भी वैसा नहीं कर पा रहा। सबको अपना खुद का स्टैंडर्ड और आईक्यू लेवल पता है। अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर तुम 10 क्वेश्चनों में उतना कॉन्फिडेंस फील करते हो, यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको करने चाहिए, समझ गए? तो बस ये रीजन है बेटा, नहीं तो ना 10 क्वेश्चन के बाद ना पेपर में हल्का सा कहीं पे ट्विस्ट एंड टर्न आया ना, तो एकदम पैनिक कर जाएगी, और पैनिक करते ही तेरे सारे कॉन्सेप्ट क्या गायब। अब जैसे एक बच्चे ने पता क्या बोला,
दरअसल जो ये टेस्ट आपसे आपने दिया था ना, जो वो पहले बैच में जिसमें से लिया, मैंने कहा कह रहे घर पे जाके सारे हो गए। और जिस समय आप टेस्ट ले रहे थे ना, दरअसल फॉर्मूला याद नहीं आ रहे, सब कुछ मिक्स हो रहा था। तो सुन, ये बच्चे के वर्ड्स है। तो अब तू, यही मैं तेरे को कहना चाहता हूँ कि 10 क्वेश्चनों में तेरे साथ पेपर में अगर ऐसा हुआ तो सर कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो रिजल्ट तो फिर फेवरेबल नहीं रहेगा ना। आई होप समझ गए आप बात को। और ये बात भी मैं ही करूंगा कि क्या क्या पेपर में दिक्कत आ सकती है, कौन और बताएगा ये बता दो तुम। ठीक है ना। अगर पेपर में ये सब हो सकता है, और ये बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, जैसे मैंने बताया पहले एक टाइम था सब लोगों ने क्या करा, बड़े शॉर्टकट, इतने ज्यादा शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट बनाने शुरू कर दिए। पेपर में जाके बच्चा कह रहा कुछ याद नहीं आ, सारे शॉर्टकट धरे के धरे। फिर समझ में आया, एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज वे में शॉर्टकट बनाओ, हर एक क्वेश्चन का अलग एक शॉर्टकट मत बनाओ। और हमने तो कभी ऐसा किया भी नहीं, लेकिन जो कर रहे थे उन्होंने भी अपना तरीका चेंज कर दिया। फिलहाल देखिए, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, मुझे उम्मीद है इसका लॉजिक समझ में आ गया ना आपको। ये देखो, लेफ्ट में लोअर और राइट में, अच्छा, और ये क्या होगा, यहां पे पॉइंट्स क्या कैसे टेंड कर रहे हैं, क्या, हाँ अपर लेफ्ट। अच्छा एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट ही होगा, समझ गए, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, जब कंफ्यूजन आता है ना पेपर में, ये जो तुम इस समय पढ़ रहे हो ना, जो तुम्हें सिर्फ लाइन लिखवाते ही समझ में आ गया, वो ये चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, एक लाइन याद है ना सबको, क्या लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। समझ गए, ये एरो से और रिलेशन बनेगा माइंड में। और मैं कोशिश कर रहा हूं ये इस तरीके के नोट्स बना के आपके माइंड में ना चीजों को फीड करने की, आप समझ रहे हो। लेकिन ये सच बात है बेटा, भूलना भूल जाते हैं, मतलब आप ये समझ लो 10-10 दिन में भूलते हैं, 10-10 दिन में। तो तरीका ये होता है कि अब भूले कम कैसे, क्वेश्चन तो मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, सही तरीका क्या है बेटा, ज्यादा क्वेश्चन करने से चीजें क्या होती है, याद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ज्यादा क्वेश्चन करने से चीजें क्या होती है, याद। ठीक है, 10 क्वेश्चन करने से आप ये समझ लो 10 दिन बाद भूल जाते हो। एक ये सब ना स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई कहे मुझे तो याद है, मत करो बचपन में। मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूं। ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको चीजें याद रहेंगी। और उसके बाद आखिरी में जैसे क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें पकड़ा प्रोवाइड करवा दूंगा 15-16 MTP, पूरा कोर्स तुम्हारा। जैसे मान ले मैं कहता हूं आज 14 सितंबर है, कब है, 16 सितंबर है, ठीक है बेटा। मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मतलब 20 अगस्त के आसपास, अगले महीने पहले से वाइंड अप करते हैं पूरे कोर्स को। 20 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त के आसपास तुम्हें मैं 15-16 MTP प्रोवाइड करवा, ठीक है। 15-16 MTP मतलब हर एमटीपी में कितने क्वेश्चन, 100। हर एमटीपी में कितने क्वेश्चन, 100। डेली एक दिन छोड़ के एक दिन करना। तो 15 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, एक महीने में एक दिन छोड़ के एक दिन करना, 100 क्वेश्चन। एक तो पहली बात ये 16 MTP का मतलब 1600 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कैसे हैं, करे हुए हैं। लेकिन वो एमटीपी देने का फायदा तब है जब आप उससे पहले पहले अपना, मेरे एंड से तो मैं अगले महीने कंप्लीट कर दूंगा, तुम्हारे एंड से भी सिलेबस क्या हो चुका हो। तुम्हें पता है ना, दो तरीके से कंप्लीशन होता है, एक तो मैंने करवा दिया, फिर एक आप अपने लेवल पे करते हो। ठीक है, चलिए। तो यहां तक जो बताना था वो बता दिया। इधर देखो भाई, सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। R = 1 मतलब +1, बताओ जल्दी।
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताया है। ये अभी मैंने पॉइंट भी नहीं बताया, तो इसे छोड़ देते हैं अभी। अगला बताओ। नेगेटिव होगा ना आपका, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो बोलो क्या लगा। एक होगा ना। स्ट्रेट लाइन है ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन या तो अपवर्ड होगी या, तुमने एंड वर्ड क्यों लगाया, और लगेगा। जो कॉन्सेप्ट करवाया था उस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं दिखा दिया आप लोगों को। आर यू कंफर्टेबल विद दीज एमसीक्यूज? कॉन्सेप्ट के साथ भी कंफर्टेबल हो? ठीक है। स्पीयरमैन आपको करवा दिया था, क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। तीन चार टाइप के क्वेश्चन थे, बस इसके अलावा पेपर में आ ही नहीं सकता। कॉन्करेंट डेविएशन आपको करवा दिया था, याद है सभी को फॉर्मूला? ठीक है। कौन बच्चा वॉलेंटरली अपनी मन से स्वेच्छा से स्पीयरमैन रैंक मेथड का फॉर्मूला बोल के बता दे? 4 5। देखना नहीं है जब जीत। ठीक है। आयशा तेरा हाथ उठा हुआ है? नहीं उठा हुआ। बेटा आपका नाम बताओ, गर्ल जो। हाँ, इश्मीत। इश्मीत फॉर्मूला बोलो। एन स्क्वायर माइनस। लिमिट्स ऑफ स्पीयरमैन रैंक मेथड क्या होती है? मतलब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट क्या होती है? -1 से प्लस। याद है एक और चीज बताई थी कि आपका, हमें वैसे फॉर्मूले में तो सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए होता है, लेकिन सिग्मा डी 0 होता है। बहुत बड़ी बहुत। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये मैंने बताया, नोट्स आपको मैंने बना के दे ही रहा हूँ, क्वेश्चन साथ साथ है, रिवीजन करने के लिए बहुत आसान होगा आपके। और आज की क्लास में हम नया मेथड चालू करते हैं, जो हमें आज करना है। कार्ल पियर्सन, सुन लो, ये क्या है? ये है पर्सन का नाम। ये क्या है? पर्सन का नाम। और ये क्या है? मेथड का नाम। ये वो पर्सन है जिसने बताया, ये वो बेसिकली नाम है, जो मेथड का नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोल के बताओ क्या वर्ड बोला। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लिमिट्स तो कोई सा भी मेथड हो, हमेशा किसके बीच में? ऑल ओके है। चलिए, अच्छा एक चीज सुनो, यहां पे यार मुझे ये याद आया कि अगर, एक मिनट सब सुनना, साइन को इग्नोर करो, साइन को इग्नोर कर दो। तुम एक बात बताओ, अगर ये फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं आ सकता, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सबको पता है, फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब आता है? जब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर बड़ा होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा। पक्का ना? जैसे 5/4, 7/3 ऐसे। लेकिन मेरे को आंसर कैसा चाहिए? 1 चलेगा, लेकिन 1 से बड़ा। इसका मतलब दोस्तों, बहुत अच्छी बात आपके सामने लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, क्या कहते हो दोस्तों? सही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ऑल ओके। ये याद रखना बच्चों, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता बच्चे। बराबर हो सकता है या फिर क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। अच्छा, सही है सबके लिए पॉइंट। अच्छा एक और बात, एक बात और जो मुझे समझ में आती है, अगर तुम्हें याद हो
यार स्टैंडर्ड डेविएशन तुमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था ये बता। बहुत बढ़िया, किसने बोला सबसे पहले? बहुत बढ़िया, डिस्पर्जन, है ना। डिस्पर्जन में तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। तुम्हें याद है डिस्पर्जन के सारे फॉर्मूले? कौन कौन से फॉर्मूले होते थे डिस्पर्जन के, बोल के बताओ। रेंज, एमडी और क्यूडी। याद आया? जब जीत तेरे एक्सप्रेशन ऐसे है कि कुछ भी याद नहीं है। क्यों नहीं है? चैप्टर नहीं करा मुझसे? फिर बस वैसे बस ये सीधा स्ट्रेट जवाब ये है कि याद नहीं। देख बेटा थोड़ा लाउड तो बोल, हम तेरे तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं ये जानने के लिए कि कहाँ दिक्कत है। तेरी तरफ से कोई रिप्लाई भी ना आए तो इसका क्या फायदा? बता क्या मतलब, वैसे ही बस एक यही रीजन है कि बस याद नहीं आ रहा। एकदम से याद नहीं है बेटा, पेपर भी। यस, चल ठीक है। बस यही यही समझ ले, ये जो मैं तेरे को बोल रहा हूं ना एकदम से याद नहीं आना, ये 10 क्वेश्चन करने पे हमेशा ऐसी होती। तुम्हें करने पड़ेंगे क्या? ज्यादा। करे हुए क्वेश्चन दोबारा करने के लिए ऐसे करें। अच्छा इधर देखो भाई प्लीज, यहां पे आपका ये सारे के सारे याद है नॉन नेगेटिव होते थे। क्या होते थे? इनका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो नॉन नेगेटिव है। तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो कोरिलेशन, ये कोरिलेशन नेगेटिव किसकी वजह से बनता होगा? किसकी वजह से? कोवेरियंस। पक्का? और दोस्तों बस इतनी सी बात बोलनी थी। और याद रखना, कोवेरियंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऊपर, पूरा ऐसे है कोवेरियंस। याद रखना दोस्तों, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव और या जीरो जैसा होगा, आर आपका वैसे ही होगा। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव तो आर पॉजिटिव, कोवेरियंस नेगेटिव तो आर नेगेटिव, कोवेरियंस जीरो तो आर। आप लिख सकते हो साइन ऑफ कोरिलेशन, साइन ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स अपॉन कोवेरियंस। बताओ क्या ये लाइन सही लग रही है ये बात सुन के और देख के? साइन ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स अपॉन कोवेरियंस। बोलो भाई, सही है सबके लिए? ठीक है, आपने फॉर्मूला देख लिया, आपने दो बातें समझ ली कि वन से बड़ा नहीं आ सकता तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से, यानी कि कोवेरियंस छोटा होगा, बराबर हो सकता। और फिर ये नीचे वाले तो कभी नेगेटिव आएंगे नहीं, नीचे वाले तो कभी नेगेटिव, बिकॉज ऑफ देयर नॉन नेगेटिवनेस। करेक्टरिस्टिक है उनका, करेक्टरिस्टिक मतलब हमेशा वो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर नेगेटिव नहीं आएंगे तो आर की वैल्यू माइनस में आती कैसे है? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। ऑल ओके? अब इससे आगे चलते हैं। और पहला पॉइंट, लिमिट्स तो सबको पता है, -1 से। दोस्तों बेस्ट मेथड है ये, क्या ये बेस्ट मेथड? बस एक चीज याद रखना, प्रोवाइडेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर। इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है ये। क्या बोला? इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्या मतलब है सुन लो दोस्तों, अगर एक्स और वाई ऐसे रिलेटेड होते हैं ना,
सबको पता है इक्वेशन में, और पता नहीं कहां कहां आपको ये बात बताई हुई है। यही क्या होता है, लीनियर। क्या होता है ये, याद करो, लीनियर इक्वेशन जहां पे एक्स और वाई की पावर क्या होती थी, वन। याद दिलाता हूं, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन 8th क्लास में पढ़ा था, वन वेरिएबल वाला, है ना। फिर 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा, कौन सा, दो वेरिएबल वाला। ऐसे बोलने से थोड़ा याद आता है। फिर 10th क्लास में पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था, लीनियर रिलेशन किसको कहते हैं, जब एक्स और वाई का रिलेशन ऐसा होता है। और अगर कोई एक्स और वाई ऐसे रिलेटेड है, बेटा ये वाला जो मेथड है ना, ये तभी कोरिलेशन निकाल सकता है, ये तभी कोरिलेशन निकाल सकता है अगर कभी नॉन लीनियरली रिलेशन हुआ। ये देखो, सुनो, नॉन लीनियर रिलेशन, नॉन लीनियर रिलेशन किसको कहेंगे, ये देखो, y इक्वल टू ए बी की पावर x। एक्चुअली x जब पावर में चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल रिलेशन। तुम्हें पता है यहां पे क्या बनेगा अब, अगर यहां पे x और y का ग्राफ बनाओगे, अगर यहां पे x और y का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर यहां पे आप ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है क्या बन जाए, कर्व बन जाए। क्या बन जाए, कर्व बन जाए। तो अगर कर्व बन जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। क्या बोलते हैं, और बच्चे आपका यहां पे कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चे, तो ऐसे रिलेशन का एक और नाम होता है, क्या बोला, कर्वीलिन। समझ गए। और आपका दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को, जरा पढ़े, प्रोवाइडेड, ये बेस्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल। बट ध्यान रखे, प्रोवाइडेड वर्ड पे ध्यान दें, यानी कि प्रोवाइडेड एक्स और वाई का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर ऐसे एक्स और वाई रिलेटेड होंगे तब तो ये मेथड, ये वाला मेथड काम करेगा। लेकिन अगर एक्स और वाई कुछ ऐसे रिलेटेड हुए तो ये मेथड काम, आ रही है बात समझ में, पक्का, ठीक है। अब सुनो, ये तो सिर्फ लीनियर कोरिलेशन निकालता है। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जो पहला पॉइंट मैंने यहां पे स्किप करा था। पढ़ो जरा क्या लिखा है, और किससे पढ़वाए, काजल, ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट। अनलाइक प्रोडक्ट मूवमेंट का मतलब प्रोडक्ट मूवमेंट की तरह नहीं, लाइक मतलब उसकी तरह, अनलाइक मतलब उसकी तरीके से नहीं। हाँ जी, दोबारा पढ़ो बेटा। खुद ही क्या बोला है इसमें, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो कैसा रिलेशन निकालता है, सिर्फ लीनियर रिलेशन निकालता है, उसकी तरह नहीं। स्कैटर डायग्राम कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, लीनियर एज वेल एज, दैट इज, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब नहीं आता मैंने, और इसीलिए क्वेश्चन भी स्किप करा था। क्या लिखा है, स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग बोथ ए एंड, लीनियर भी निकालता है और नॉन लीनियर, दैट इज कर। बताओ सभी कंफर्टेबल है, वेरी गुड। हाँ जी, इधर देखो भाई प्लीज, अभी तक जो बताया सब समझ में आ गया इसमें, लिमिट्स पता है, पता है कि इसका साइन किसकी वजह, किस पे डिपेंड करता है, कोवेरियंस पे। पता है कि ऊपर वाली चीज कभी नीचे वाली से बड़ी नहीं हो सकती, और अच्छी बात, चल, और बेस्ट मेथड और लीनियर रिलेशन निकालते हैं। अब देखो,
ये जो मेथड है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी डिफाइन एज द, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड। तुमने कहा सर रेशियो कैसे, बेटा ये फॉर्मूला है जगजीत, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोल, लिख सकते हैं ना, सब बताओ, लिख सकते हैं ना? तो क्या ये ऊपर वाली लाइन ठीक है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड क्या है, रेशियो ऑफ कोवेरियंस एंड प्रोडक्ट ऑफ, ओके। तुम्हें इस फॉर्मूले के बारे में तीन बातें याद हो गई। ऊपर वाला कोवेरियंस हमेशा डिसाइड करता है कि कोरिलेशन प्लस का होगा, माइनस का होगा या जीरो, एक बात। दूसरी बात, कोवेरियंस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर या हमेशा छोटा हो, ठीक है। और तीसरी बात ये रेशो वाली, पक्का? जितनी बात अभी बताइए आइए उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, और मैं चाहता हूं तुमसे ही करवाओ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। ध्यान रखना कोई लंबे चौड़े पेन चलाने की, कोई लंबे चौड़े पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रौनक और निधि, जो बताया वो क्लियर हो रहा है अभी या नहीं, जल्दी बताओ। सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, वैसे तो तुम्हें सबको याद होना चाहिए, याद है सबको वेरिएंस क्या होता था स्टैंडर्ड एविएशन का? जल्दी बताओ आंसर क्या है। कुछ लिखना पड़ा आपको, समझ गए क्या करना था? देर से हुआ, आपसे हुआ नहीं हुआ, हो गया, वेरी गुड। देर से हुआ अभी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था बता पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? कोवेरिएंस ऊपर होता था, और तेरे को ना वेरिएंस दे रखा है यहाँ पे, ये देख, समझ रहे? तो अब तेरे को वेरिएंस दे रखा है, जबकि तेरे को चाहिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे तूने देखा वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट, ये ले। और अब तू कैलकुलेटर पे क्या करेगा, अपने कैलकुलेटर पे 40 लिख, डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट पता होगा 4, और फिर डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर रूट 16, बोलो क्लियर है? ध्यान रखना कोई मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा, पेपर में जो आ रहा है वही करवा रहा हूं, ठीक है। बस वो एक अलग बात है जब क्लिक नहीं करता तो ये बेसिक भी क्लिक नहीं करता। मैंने बोला ना प्रॉब्लम पेपर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। यस बेटा बिल्कुल सही बात है, बी होगा, कोवेरिएंस छोटा होता है और नीचे वाली वैल्यू बराबर या बड़ी। चले आगे,
ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। और ना एक बात और सुनो सभी, सुनो एक मिनट। यहाँ पे हमने कहा ना तुम्हारे लिए हम आसान बनाने में लगे हुए हैं, कि चलो ठीक है आसान हो जाएगा, लेकिन पेपर में जब मिक्स होके आता है ना पूरा सिलेबस, तो ये अपने आप में क्या है, डिफिकल्टी है। यहाँ पे तो देख रहे हो मैंने तो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन बांट दिए। पहले मैं क्या करता था, कॉन्सेप्ट करवा के फिर क्वेश्चन करवाता था ना, मैंने हर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए। अब तुम्हें आसान तो हो रहा है, लेकिन पेपर में क्या होगा, अरे चैप्टर छोड़ पूरा सिलेबस मिक्स होके आएगा, कहीं मैथ्स कहीं एलआर कहीं स्टैट्स। तो वही मैंने बोला मिनिमम क्वेश्चनों से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करना।